नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रेकर में। मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह लेके आ गया हूँ सिंधु नदी से संबंधित बहुत अच्छी क्लास, जो कि बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंटों के साथ है और विद नक्शे के और विद मैप वाली क्लास है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, किसी भी चीज़ को पाने के लिए शिद्दत होनी चाहिए, और शिद्दत होनी चाहिए कि एक अगर मन बना लिया है कि मुझे इस चीज़ को पाना है तो पा के ही रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। हार जीत लगी रहती है, बट बार बार हारने वाला एक बार ऐसा इतिहास लिखता है कि उस इतिहास को दुनिया याद करती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कभी हार ना मानना और कभी अपना कदम पीछे ना हटाना। लगे रहिए, एक न एक दिन हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी सिंधु नदी से। दोस्तों, ये सिंधु नदी का नक्शा आपके सामने है, जो कि हमारा तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक बोखारचू ग्लेशियर है, वहाँ से ये उद्गम होता है इसका। और भारत के लेह में सर्वप्रथम प्रवेश कर और गिलगिट से होती हुई ये सीधे अपने पाकिस्तान और अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी विभिन्न नदियां हैं जो कि सहायक नदियां हैं, जैसे कि सतलज है, ब्यास है, चिनाब है, झेलम है, रावी है। इसकी अन्य भी काफ़ी नदियां हैं जो कि आपको ये दिखाई भी दे रही होंगी। आपको देखिए, सतलुज भी इसकी है, सहायक नदी बन जाती है। आगे रावी बन जाती है, ये चिनाब बन जाती है, ये झेलम है। ठीक है दोस्तों, सभी को बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ विद नक्शे के, विद पॉइंट हो गए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसी नदी के जो सिंधु नदी है, इसी को हमारे जो इंडस सभ्यता थी, वो इसी के नाम पे इंडस सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हर एक पॉइंट आगे आने वाले पॉइंटों में है इसका। ठीक है, हर एक पॉइंट मिलने वाला है। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने सेशन से। तो सेशन शुरू हो गया है दोस्तों। अगर बात करते हैं सिंधु नदी की लंबाई हो जाएगी दोस्तों इसकी 2880, यानी कि जब जहाँ से ये शुरू होती है और जहाँ पे ख़त्म होती है, वहाँ से वहाँ तक की लंबाई है 2880। यानी कुल लंबाई की बात करें तो 2880। और भारत में बात करें, भारत में इसका मार्ग कितना है, भारत की जो बहने की मार्ग है इसका, वो है 1114 किलोमीटर का। ठीक है दोस्तों, आइए और अच्छा सा पॉइंट है, नीचे नीचे कह रहा है, सिंधु नदी भारत में डैमचोक नामक स्थान पर लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। कहाँ क्षेत्र करती है? लद्दाख क्षेत्र में। कहाँ, किस स्थान से? डैमचोक नाम से। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखते चलेंगे, बार बार पूछे जाने वाला पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी के अन्य नाम है, सिंधु नदी को और अन्य नाम से जाना जाता है या कहा गया है, या और भी जगह के मानवों ने इसको अलग अलग नामों से पुकारा है। तो बात कर लेते हैं इंडस। इंडस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, यूनानियों और अंग्रेज़ों को ने इसका इस्तेमाल किया है। देखिए दोस्तों, इंडस जो नाम है ये यूनानियों के और अंग्रेज़ों ने इसका इस्तेमाल किया है, जिससे इंडिया और इंडोनेशिया जैसे शब्द बने हैं। इंडस से ही इंडिया और इंडोनेशिया जैसे शब्द बने हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं हिंदू। हिंदू जो कहा है वो किसने कहा? ईरानियों ने इसे हिंदू कहा है। किसने कहा है? ईरानियों ने। जिससे हिंदुस्तान शब्द बना है, जिससे क्या बना है? हिंदुस्तान शब्द बना है। और हिंदू का जो हिंदू कहा है, किसने कहा है? ईरानियों ने। उम्मीद करता हूँ तीनों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट कहता है सिंघी खवान, सिंघी खनवान। ठीक है, तो ये तिब्बती भाषा में इसका अर्थ है शेर का मुंह। यानी कि तिब्बत वालों ने इसको क्या कहा है? सिंघी खवन से। ठीक है, जो नदी के उद्गम स्थान का प्रतीक है, यानी कि इसका जो प्रतीक बना है। और ये तिब्बत वालों ने इसको क्या कहा है? सिंघी खवान इसलिए कहा है क्योंकि इसका जो जहाँ से उद्गम होता है, वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शेर के मुंह में से ये नदी प्रकट हो रही हो, इसलिए इसको सिंघी खावन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है दरियाए सिंध। दरियाए सिंध इसलिए कहा जाता है, दरियाए सिंध कहते हैं उर्दू में, इसका आधुनिक नाम है सिंधी नदी। ठीक है, दरियाए सिंध, उर्दू में इसका आधुनिक नाम हो जाएगा सिंध नदी। ठीक है, आधुनिक नाम सिंध नदी, वैसे कहें अगर उर्दू में कहेंगे तो दरियाए सिंध। ये भी पॉइंट आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। आइए आगे देखते हैं सेंगा तसंगपो। ठीक है, ये लद्दाख और तिब्बत के लोग इस नाम से का
उपयोग करते हैं। यानी बात करते हैं लद्दाख और तिब्बत के लोग किस नाम से करते हैं, सेंगा तंस्कपो। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है सवाल। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं मेहरान। मेहरान कहाँ की बात, कहाँ के लोग कहते हैं, सिंधी भाषा में नदी को मेहरान भी कहा जाता है। यानी कि सिंध के लोग नदी को मेहरान कहते हैं, इसीलिए सिंध के लोग इसको मेहरान भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे के सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे और अच्छे से समझ ही आ गए होंगे और नोट भी कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं इसके कुछ पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इसके। सिंधु नदी के तथ्य, सिंधु नदी के कुछ तथ्य हैं दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी को ही अंग्रेज़ों ने इसे इंडस रिवर कहा है। क्या कहा है, इंडस रिवर। इंडस रिवर इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे ना जो सिंधु सभ्यता है वो इसी के आसपास देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है इस नदी के पास बसी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरा जो पॉइंट है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस नदी के पास बसी सभ्यता को इंडस वैली या सिंधु सभ्यता कहते हैं। इस नदी के जो आसपास बसी हुई जो सभ्यता थी या है उसे सिंधु सभ्यता कहती थी। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है सिंधु नदी के तथ्य और भी हैं। तो तथ्य हैं सिंधु नदी के ऊपरी भाग में लेह, यानी कि जो ये सिंधु नदी तो ये बह रही है दोस्तों, ठीक है, ये बहती हुई आ रही है, तो इसके ऊपरी भाग को कहते हैं लेह, तथा निचली भाग में स्थित कारगिल, यहाँ पे कारगिल स्थित है, वहाँ पे लेह स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसी चार ऐसी नदियाँ हैं जो भारत में उद्गम होती हैं तथा सिंधु की सहायक हैं। दोस्तों जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं चार, वो भारत में तो उद्गम होता है और ये इसमें मिल जाती हैं, बट ये भारत में ये तिब्बत में उद्गमित होती है और अरब सागर में पाकिस्तान होते हुए गिर जाती है। ठीक है, आइए देखिए भारत में उद्गमित होने वाली विभिन्न नदियाँ जो कि इसकी सहायक हैं वो आपके सामने मैं बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा क्लास को पढ़कर। देखिए बात कर लेते हैं हम झेलम की। सबसे पहले कौन आती है, झेलम। तो झेलम आप ये देख रहे होंगे झेलम। ठीक है, अब झेलम कहाँ से उद्गम होती है, तो झेलम होती है बेरीनाग झरने से। ठीक है, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, बेरीनाग झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये बेरीनाग झील के पास में उद्गमित होती है। आइए बात कर लेते हैं और थोड़ा सा झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। कौन बसा हुआ है झेलम के किनारे, श्रीनगर। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। श्रीनगर किसके किनारे बसा हुआ, तो बोल देंगे श्रीनगर झेलम के किनारे बसा हुआ। आइए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका अंत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झंग ज़िले में तिरमू नामक स्थान पर चिनाब नदी में संगम के साथ होता है। यानी कि जो इसका अंत हो जाता है, यानी इसका जो संगम होता है, यानी कि जब ये मिल जाती है किसके साथ मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है वैसे जाके। तो ये चिनाब में जब मिलती है ना दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्थान है तिरमू नामक स्थान पे चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, और आगे चिनाब के साथ ये बहने लगती है। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आ गया है तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगली जो नदी है वो है हमारी चिनाब नदी का उद्गम स्थल बताएंगे हम। तो चिनाब या चंद्रभागा नदी दो धाराएं हैं। देखिए चिनाब जो बनी है ना वो दो धाराओं से बनी है, एक चंद्र से और एक भागा से। यानी ये दो नदियाँ थीं, ये एक नदी चंद्रा थी, एक थी भागा। ये एक दूसरे के मेल से बनती हैं। चंद्रा और भागा हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी में आती हैं। यानी कि जो चंद्रा और भागा नदी हैं ये लाहौल और स्पीति घाटी के हिमालय कैंटन में वारेलाचा दर्रे के क्रम से दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी मुखों से निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो ये चंद्र नदी है चंद्रा, ये दक्षिण पश्चिमी से निकलती है और भागा नदी निकलती है उत्तर पश्चिमी मुखों से। ठीक है दोस्तों, और ये दो नदी मिलकर ही क्या बनती हैं, चिनाब बनती हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी नदी बनती हैं, चंद्र और भागा नदी बनकर चिनाब बनती है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे बात करते हैं। आगे कहता है चिनाब का संगम, यानी कि चिनाब किसके साथ संगम मिलाती है, तो चिनाब ये है आगे जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में सिंधु नदी से जाकर मिलती है। देखिए
चिनाब, ये वाली चिनाब है, ठीक है। ये चलती जाएगी और यहाँ आके मिल जाती है। किस में मिल जाती है? सिंधु में जाके मिल जाती है। अच्छा, बात कर लेते हैं इनमें। चिनाब पर एक बांध बना हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बांध है, वो है बगलीहार बांध। बगलीहार बांध अगर पूछता है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो बगलीहार बांध कहाँ बना हुआ है? तो वो बना हुआ है हमारा चिनाब नदी पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए देख लेते हैं। रावी नदी का उद्गम स्थल हुआ है दोस्तों। रावी नदी का उद्गम हुआ है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के बड़ा बंगाल क्षेत्र में स्थित ग्लेशियर से होता है। यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला पड़ता है एक, वहाँ बड़ा बंगाल क्षेत्र में स्थित ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं अगर संगम की, तो संगम इसका कहाँ होता है? तो संगम होता है पाकिस्तान के झांग जिले के पास चिनाब नदी में। कहाँ होता है? पाकिस्तान के पास चिनाब नदी में। देखिए रावी नदी, ये रावी नदी है आपकी, ठीक है। और ये कहाँ संगम हो रहा है? ये पाकिस्तान में पहुंच गई है, ठीक है। भारत की जो सीमा है, ये सीमा है, ठीक है। और ये यहाँ पे पाकिस्तान में रावी थोड़ी सी चलने के बाद मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके संगम के बारे में। तो संगम के बारे में बात करने, पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल गई, ठीक है दोस्तों। बांध की बात कर लेते हैं। रावी नदी पर मुख्य बांधों में रंजीत सागर बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रंजीत सागर बांध, ठीक है, जिससे थीन बांध भी कहते हैं। रंजीत सागर बांध को ही थीन बांध कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और शाहपुरा कंगड़ी बांध शामिल है, और शाहपुरा कंगड़ी बांध हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर चमेरा बांध, चमेरा फर्स्ट, चमेरा सेकेंड, चमेरा थर्ड भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश में 3 बांध हैं, चमेरा फर्स्ट, चमेरा सेकेंड, चमेरा थर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पॉइंट अच्छे लगे होंगे और समझ भी आ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं अब ब्यास नदी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यास नदी का उद्गम हो जाएगा। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी पंजाब यानी कि विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। यानी जो पंजाब का थोड़ा सा क्षेत्र पड़ता है ना, हिमालय क्षेत्र में, वहाँ से इसका जो हिमाचल के सटके है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। वो कहाँ से होता है? वहाँ रोहतांग दर्रे पर 14,308 फीट यानी कि 4,361 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यानी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी हिमालय से, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, और आ गया है तो देखिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। संगम कहाँ होता है इसका? हरी के फिरोजपुर जिला पंजाब। जो इसका संगम हुआ है वो हुआ है हरी के फिरोजपुर में, जो कि जिला पंजाब में पड़ता है। फिरोजपुर एक बहुत बढ़िया जगह है दोस्तों। यहाँ पे एक कॉलेज है, वो कॉलेज है डॉक्टरी BAMS वगैरह वगैरह होते हैं। बहुत फेमस कॉलेज है, मैं घूम कर आया हूँ वहाँ पे। आप भी अगर मौका लगे तो वहाँ घूम के आना। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत फेमस जगह है, ठीक है दोस्तों। आइए देख लेते हैं बांध की बात कर लेते हैं। ब्यास नदी पर मुख्य बांध पोंग बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे ब्यास बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर बना है और इसका उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन है। पंडोह बांध भी इसी नदी पर नदी पर है तथा अन्य बांध स्थल भी है। देखिए इसमें 2 बांध इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपका एक बांध हो जाएगा पोंग बांध, और दूसरा हो जाएगा पंडोह बांध, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पोंग बांध से अपनी बिजली बनाई जाती है और सिंचाई भी होती है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अच्छे से समझ आ रहा है तो बने रहिए हमारी क्लास पे, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए चलते हैं सिंधु नदी का फिर एक बार टॉपिक आ गया है, तो सिंधु नदी के बारे में देख लेते हैं। सिंधु भारत और पाकिस्तान की जल संधि हुई थी ना जी, ठीक है। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक जल वितरण समझौता है। इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्वी नदी रावी, ब्यास और सतलुज पश्चिम भारत को आवंटित की गई, और पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को आवंटित की गई। विश्व बैंक ने इस संधि को मध्यस्थता प्रदान की थी, यानी विश्व बैंक के सामने इस संधि पर हस्ताक्षर और उसकी शर्तें मानी गई थी, ठीक है दोस्तों। अगर बात कर लेते हैं
कि भारत की तरफ से कौन था या कौन था, तो भारत की तरफ से पीटी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान जी थे। ठीक है दोस्तों। और मध्यस्थता की बात करें तो विश्व बैंक के कुछ अधिकारी थे। ठीक है दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंधु नदी पूर्वी नदियाँ जो कि भारत को दी गई हैं वो हैं ब्यास, रावी, सतलुज। अच्छा, पश्चिमी नदियाँ जो कि पाकिस्तान को दी गई हैं तो वो हैं सिंधु, झेलम, चिनाब। ठीक है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कंटेंट मिले और उनकी भी परीक्षा और सफलता दोनों में आप सहायक बने। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत जल्दी आपको अन्य क्लासें और अन्य कंटेंट भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारी क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्दी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ और शेयर करते रहिए हमारी क्लास को, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।